दोस्तों, एक बार की बात है कि मुझे अपने ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा था, जिस वजह से जब सूरज ने मुझसे घर चलने को कहा तो मैंने कह दिया कि तुम जाओ, मुझे अभी कुछ काम है, मैं काम ख़त्म करके आता हूँ। काम करते करते रात के अब 9 बज चुके थे और मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैंने अपना काम ख़त्म किया और पार्किंग से अपनी बाइक निकालकर घर की तरफ निकल पड़ा। मौसम बहुत ही सुहाना था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं बस अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक घर से कुछ दूर पहले मैं चौंक गया, जैसे कोई साया मेरे बाइक के ठीक आगे आ गया हो। मैं एकदम से घबराया और मैंने झट से ब्रेक दबाया, पर जब मैंने सामने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। इन चीज़ों से मैं थोड़ा डर गया था और स्पीड बढ़ाकर तेजी से घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचकर मैंने हॉर्न बजाया तो सूरज ने थोड़ी देर बाद घर का दरवाज़ा खोला। मैंने अपने साथ घटी इस घटना के बारे में सूरज को बताया, पर उसने मेरी बात को मजाक में टाल दिया। फिर हम दोनों ने बैठकर खाना खाया और फिर मैं अपने रूम में सोने चला गया। मैं अपने रूम में पहुंचकर पलंग पर बैठ गया और उस रूह के बारे में सोचने लगा कि आखिर वो था क्या और अचानक से कहाँ गायब हो गया। ये सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर रात के 12 बजे अचानक खिड़की पर कुछ आवाज़ आई। मेरी नींद खुली और जब मैंने खिड़की की ओर देखा तो खिड़की के बाहर मुझे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। मैं डरते डरते खिड़की की ओर गया। मुझे लगा कि शायद से कोई चोर होगा, जिस कारण मैंने खिड़की खोलकर देखा, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दिखाई दिया तो बस दूर दूर तक काला स्याही सा अंधेरा और दूर दूर तक फैला घना जंगल। मुझे इस वक्त की हवाएं थोड़ी अलग सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई मेरी तरफ फूंक मार रहा हो। फिर मैंने अपनी खिड़की को बंद किया और दोबारा सोने की मैं कोशिश करने लगा। धीरे धीरे मुझे वापस से नींद आ गई, लेकिन अचानक फिर से खिड़की पर जोर का झटका लगा, जैसे कोई खिड़की को बहुत जोर से पीट रहा हो। तब मैंने देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं जैसे उठा तो आवाज़ खुद पे खुद बंद हो गई। मैं पास ही में टंगी घड़ी की आवाज़ साफ साफ सुन पा रहा था। फिर मैंने वापस से खिड़की खोलकर देखी, लेकिन इस बार खिड़की के बाहर मुझे फिर से वही काला साया दिखा। मैं उस साये को देखकर पूरी तरह से डर गया और जोर से चिल्लाने लगा, कौन है वहां पर, कौन है वहां? लेकिन उधर से मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने फिर झट से कोने में रखा हुआ डंडा उठाया और खिड़की के बाहर देखने लगा, पर इस बार मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। फिर मैंने खिड़की बंद की और जैसे ही मैं पलटा कि अचानक से फिर एक जोर की मुझे आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने खिड़की खोलकर देखी तो जो मुझे दिखा उसे देखकर तो मैं पत्थर की मूर्त बन चुका था। एक भयानक काला साया खिड़की के उस पार हवा में लहरा रहा था। पीली चमकती आंखें एकटक मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं चीखते हुए रूम से बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगा। फिर न जाने मेरे रूम के गेट को क्या हो गया था कि अचानक से लॉक हो गया। मैंने गेट खोलने की बहुत कोशिश की। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं मन ही मन बजरंगबली का ध्यान करने लगा और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अब सब कुछ शांत था। मैं धीरे धीरे डरते हुए खिड़की की तरफ गया। बाहर इधर उधर देखा, पर वो साया मुझे कहीं नहीं दिखा। लेकिन तभी अचानक से ठीक सामने पेड़ों के झुरमुट में वही साया मुझे दिखाई दिया। देखते ही देखते अंधेरे में गायब सा हो गया वो। मैं इन सब की वजह से पूरी रात सो नहीं पाया और फिर धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह सब कुछ शांत दिखाई पड़ रहा था। फिर मैं और सूरज दोनों ड्यूटी के लिए निकल पड़े। फिर शाम के 8 बजे और एक बार वापस से सूरज ने मुझसे पूछा, घर कब चलना है? और इस बार भी मैंने कल की तरह ही कह दिया कि तू चल, मैं आता हूँ पीछे से। मैंने जल्दी से अपना काम खत्म किया और जल्दी से अपने बाइक से घर की ओर निकल पड़ा। वहीं अपनी धुन में मैं गुनगुनाते हुए जा रहा था कि अचानक जोर का धमाका हुआ तो मैंने देखा कि बाइक में पंचर हुआ है। मैं अपने घर के काफ़ी करीब था तो मैंने सोचा अब इतना दूर आ ही गया हूँ तो पैदल ही बाइक लेकर चला जाता हूँ।
फिर मैं पैदल ही चल दिया, पर जैसे मैं थोड़ा आगे गया तो वही जाना पहचाना हवा का झोंका मेरे कानों के पास से होकर गुजरा। मैं एकदम से डर गया और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे वही रात वाला भयानक साया एकदम से दिखाई दिया, जो ठीक मेरे से आगे कुछ दूर हवा में लटका हुआ था। वही पीली आंखें, भयानक शक्ल, उसे देखकर मैं कांपने लगा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे भी तो करे क्या। सुनसान सड़क, ऊपर से जंगल का इलाका। मैंने तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का जाप किया और फिर कुछ ही देर बाद वहां पर कोई नहीं था। जल्दी से मैं अपनी बाइक को लेकर भागता हुआ घर पर पहुंचा। सूरज गेट पर ही खड़ा था। मैंने सूरज से कहा, भाई अंदर आ, कुछ बात करनी तुझसे। फिर मैंने सूरज को पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर सूरज भी डर गया और यहाँ सूरज ने मुझे बताया कि यहाँ आसपास बहुत पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। अब वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ पर बहुत प्रेत रहते हैं। फिर दूसरे दिन जब मैं ऑफिस में था तो मुझे सूरज ने वापस से कहा, घर कब चलना है? इस बार मैंने झट से कहा, चल भाई साथ में चलते हैं। और फिर लगभग रात के 8 बजे मैं और सूरज घर की तरफ निकल पड़े। और फिर ठीक उसी जगह बिल्कुल एक जोर का धमाका हुआ और बाइक की टायर फिर से फट गई। मैं गिरने से बाल बाल बचा और सूरज को मामूली खरोंच आ गई। फिर मैंने बाइक को साइड में लगा दिया और सड़क के किनारे खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मेरे पास से वही जाना पहचाना हवा का झोंका एकदम से गुजरा, जिस वजह से मैं थोड़ा सिहर सा गया। जिस पर सूरज ने पूछा, क्या हुआ? जब हम दोनों ने अपने सामने देखा तो वही काला साया इस बार हम दोनों के सामने था, जो कि धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। हम दोनों उसे देखकर मानो जैसे बेजान से हो गए हों। डर के मारे ना मैं वहां से हिला और ना ही सूरज। फिर मैं सूरज के ना चाहते हुए भी उस साए के पीछे पीछे चलने लगा। हालांकि सूरज ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर कहीं ना कहीं अब मुझे लगने लगा था कि कोई ना कोई तो बात है जो ये साया हमें बताना चाहती है। मैं मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। झाड़ झाड़ियां पेड़ों से होते हुए हम दोनों उस कब्रिस्तान में पहुंच गए। अब वो काला साया एक कब्र के पास जाकर रुक गया और अब हम दोनों डरते हुए उस कब्र के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा तो हमारे होश ही उड़ गए। मैं अचानक से उस कब्र के अंदर देखकर मानो सन्नासा रह गया। उस कब्र के अंदर मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची हमें एकटक होकर घूर रही थी। पहले तो हमें लगा कि ये साधारण सी बच्ची है, जिसे हो सकता है कि ये रूह बचाने की कोशिश करते हुए हमें इस जगह पर ले आई है, लेकिन मैं गलत था। देखते ही देखते उस बच्ची की आंखें लाल होने लगी और कुछ ही पल में उसकी आंखें ऐसी हो गई थी जैसे कि मानो बस खून आने ही वाला हो। ये देखकर हम दोनों समझ गए कि यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। और फिर मैंने धीरे से अपने सिर को सूरज की तरफ मोड़ा तो सूरज भी मुझे एकटक देखे जा रहा था। फिर हम दोनों वहां से बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे भागने के लिए पीछे मुड़े। इससे पहले कि हम भाग पाते कि उस छोटी सी बच्ची ने हमारे पैरों को जकड़ लिया था। हम जितना उससे दूर जाने की कोशिश करते, हम उतना ही रगड़ खाकर उसके करीब आने लगते। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता कि हम दोनों उस कब्र के अंदर खिंचे चले गए। जिसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना स्टार्ट कर दिया और मेरे ऐसा करते ही मेरे पैर मानो आज़ाद हो गए। मैं कूदकर उस कब्र से बाहर आया और भागने लगा। मुझे लगा कि शायद से सूरज मेरे पीछे ही होगा, जिस वजह से मैं भागता हुआ घर के पास गया और वहां पर जाकर मुझे पता चला कि सूरज अब भी उस कब्र में ही कैद है। अपने आस पड़ोस के लोगों को मैंने सारी बातें बताई। पहले तो लोगों ने साथ चलने से मना कर दिया, लेकिन फिर कुछ लोग मान गए और जब हम उस कब्र के पास पहुंचे तो उस कब्र पर हमें मिट्टी ढकी मिली। मैंने सबसे कहा कि सूरज यहीं इसके अंदर है। जब लोगों ने वहां खोदना शुरू किया तो हमें सूरज मिल ही गया, पर अब तक सूरज मर चुका था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर को किसी ने चीरने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज भी जब कभी मुझे सपने में सूरज दिखाई देता है तो मैं सिहर उठता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मानो मेरी गलती की वजह से ही सूरज मारा गया हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है।
कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।